हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में इंडियन जुडिशरी को हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलते हैं। साथ ही यूपीएससी ऑप्शन में जो ट्रैप सेटअप करता है उसको भी एनालाइज करते हैं ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को हम इजिली समझ पाएं और करेक्टली मार्क कर पाएं। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के बीच में क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रिवीजन स्लाइड दे दी आपकी रिवीजन के लिए। ये हमने लास्ट रिवाइज किया था। इस वीडियो के एंड में भी जितने भी की टर्म होते हैं, की इंसाइट होते हैं इस लेक्चर के, हम उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये 17 का क्वेश्चन है। हमारा जो एसओपी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर ये देखेंगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ, कैसे ऑप्शन को एनालाइज कर पा रहा हूँ, कैसे फाइनली करेक्ट आंसर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, है ना। तब जैसे जैसे पहले बताया था, जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट है जिसमें ऑप्शन वगैरह ना दिए हों, तो सबसे पहले जो पूछा गया है ना जुडिशियल रिव्यू, जैसे पहले सबसे पहले जो पूछा जाए उसके जो फैक्ट है ना उसको हम रिकॉल करने की कोशिश करें। तो हमें पता है जो जुडिशियल रिव्यू है, डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है, पिछले लेक्चर में दिया था, लेकिन अंडर आर्टिकल 13, अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226 और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, यहाँ ये पूरा इम्प्लाई करता है। ठीक है, यहाँ से हमें जुडिशियल रिव्यू होता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, कोई लेजिस्लेचर हो गया या कोई एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को एब्रीच करता है, फंडामेंटल राइट को एब्रीच करे, या या जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब, याद रखना है आपको। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं है। ठीक है, विजडम ऑफ द लॉ को होता है, इसमें होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होता है। हमें पता है मेनका गांधी के बाद ये इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस होता है यही होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब। ठीक है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर एसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए ये याद रहे ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा। लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का काम है, तो जुडिशरी तभी उसको एग्जामिन कर सकता है जब वो लॉ इनेक्ट हो गया, लॉ फोर्स में आ गया, जब प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे दे। कोई प्रोसेस में है, अगर मान लीजिए किसी हाउस में कोई बिल पेंडिंग है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरवीन नहीं कर सकता। एनजेएसी केस में हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में। कुछ जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी कुछ लॉयर जो होते हैं कोर्ट में चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया था। फाइनली जब वो बिल एसेंट हो गया प्रेसिडेंट का, तब जाके उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया था, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंसी को वायलेट करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करता है। ठीक है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने? मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर। देखिए यस, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स होता है और हाई कोर्ट के पास भी पावर होता है। एज बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनके पास अपने जजमेंट को स्वयं रिव्यू करने का होता है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ये याद रख रहे हैं। उनके पास रिव्यू का जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू यही होता है जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और होता है ना प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, ये सब यही चीज है। क्या करता है कि जो जुडिशरी है वो हमारा चेक्स और बैलेंस रखती है, किस पे? एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेचर पे, क्योंकि ये जो सिटीजन के जो राइट्स हैं उसको वायलेट न कर पाए, ब्रीच न कर सके। ठीक है, तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। ये हमने दे दिया आपको रिविजन स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। 16 का क्वेश्चन अगेन क्या पूछा है? करेक्ट आंसर देना। पहले देखना होता है स्टेटमेंट पूछा क्या है। ठीक है, तो करेक्ट मार्क करना है, पहले देख लिया। दो स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, किसके बारे में पूछा है? विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए जितने भी ना ईडीआर मैकेनिज्म है ना, ईडीआर मैकेनिज्म, या जो भी जो हमारे, जैसे मैंने, हमें पता है ना, अंडर 39 कैपिटल ए में एक्सेस टू फ्री लीगल एड, वो हर सिटीजन का राइट्स है ये। ठीक है, तो हमें क्या है, और उसके बाद हमें भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था ना हुसैन हुसैन आरा खातून केस में, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो होता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो होता है, क्या होता है? ये भी हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 में। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि जितने भी
इस तरह के भी कोई क्वेश्चन मतलब जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री में हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। अभी आगे देखेंगे हम लोग लोक अदालत पे क्वेश्चन आएगा, फिर आगे देखेंगे एडीआर मैकेनिज़्म होता है, आगे देखेंगे ये जो ग्राम न्यायालय हो गया, अब तो वो भी आ गया ऑनलाइन डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्यों? क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से। और अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हमारा क्या होना है कि हमारे अल्टीमेट प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, हैं? इस तरह से तो इसलिए हमें जुडिशरी से जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको याद रखना चाहिए, ठीक है? इसके इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? क्या दिया है? एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। ऐसे पता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है लोक अदालत हो चाहे ग्राम न्यायालय हो, दोनों सिविल केसेस के साथ है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन सारे क्रिमिनल केसेस नहीं, जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, जो पेटी क्राइम होते हैं नेचर के, उनको कहते हैं। हमें देखेंगे ना, जो क्राइम वो हमारा जो क्राइम होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में बांटा गया है। क्राइम में कुछ होते हैं, पहले कॉग्निजिबल होते हैं, जैसे हमने देखा था कि जो कॉग्निजिबल जो क्राइम होता है सिर्फ उसी में हम 0 एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजिबल में नहीं, ठीक है? तो ये याद रखना है। फिर हमने देखा था कुछ होते हैं कंपाउंडेबल और होते हैं नॉन काउंटेबल। कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है? अगर 2 पार्टी अगर मान लीजिए उनके पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, 2 पार्टी, पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, तो आपस में मिल के ये उसको कोई केस को डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल रहेगा तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसमें ये प्रोसिक्यूशन होगा ही उसका, कोर्ट में जाएगा ही जाएगा और स्टेट एक पार्टी रहेगी ही रहेगी। हमने बताया था ना, जो क्राइम होता है अगेंस्ट द स्टेट होता है, ठीक है? क्रिमिनल लॉ अगेंस्ट द स्टेट होता है, ठीक है? तो ये गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि इसमें क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और लेकिन कंपाउंडेबल नेचर के, ठीक है? याद है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? द एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज ए मीडिएटर और कंसिलिएटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें पता है क्या है ना, चाहे ईडी ये जो ग्राम न्यायालय एक्ट हो गया या तो हमारा जो लोक अदालत है, उसमें जो लोकल जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं, उनको एज ए मीडिएटर, एज ए कंसिलिएटर क्या अपॉइंट किया जाता है, जिससे क्या होता है दोनों पार्टी एक म्यूचुअलिस्टिक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो, ठीक है? एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाता है, एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है। इन सब के लिए ये इनको रखा जाता है, क्योंकि यहाँ लोकल चीज़ों से फ़ैमिलियर होते हैं, ठीक है? लोकल चीज़ों के वाकिफ़ होते हैं, इसलिए इनको किया जाता है। और ऐसे भी हमारे पता है जज वगैरह की शॉर्टेज होती है। इसके जैसे ये ग्राम न्यायालय बैठा, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके हेड होते हैं, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास के होते हैं, उनकी जो पावर होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास के होती है। लेकिन और भी सारे मेंबर होते हैं, इनके सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ लॉयर होते हैं, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये याद रखना है हमेशा बिल्कुल। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है? ये हमने दे दिया है, ये आपको इसलिए रिव्यू, जब भी एक बार कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आगे जब भी पूछेगा इन डेप्थ पूछेगा, तो आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक न्यायाधिकारी होते हैं, वो क्या होते हैं? सीजीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होते हैं, ये याद रखना है उनको, जो पावर, उनकी सैलरी, जो उनकी बेनिफिट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होते हैं। और ये मोबाइल नेचर होता है, क्या होता है ना, इसको कहते हैं जस्टिस एट द डोर स्टेप। ये गाँव-गाँव जाके वहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑन द स्पॉट ट्रायल और प्रोसीडिंग करते हैं, तो इसको मोबाइल कहते हैं। और ये प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, देखेंगे अभी आगे भी हम देखेंगे, जितने भी इसे जो ट्रिब्यूनल देखेंगे, लोक अदालत हो गया और हमारा ये ज्ञान न्यायालय, ये क्या होता है स्ट्रिक्टली जो प्रोसीजरल हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है ना, जैसे एविडेंट एक्ट हो गया, अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया या सीआरपीसी, ये सबसे बाउंड नहीं होते। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने बताया ना, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। क्या प्रिंसिपल हुआ था? पहला कि आरडी अल्टरम पार्टम, मतलब कि दूसरी पार्टी को बिना सुने ही हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं। दूसरा था हमने कि नो वन शुड बी जज ऑन हिज ओन केसेस में, ठीक है? तीसरा हमने क्या था देखा था कि इसमें एवरीवन डिजर्व्ड ए फेयर ट्रायल, ठीक है? तो ये सारा चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि देखेंगे कि वहाँ पे जो मेंबर पॉइंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। दूसरा देखेंगे कि उनको दोनों पक्ष पार्टियों को सुन के एक जजमेंट पास किया जाता है, डिग्री पास किया जाता है और उसमें एक फेयर जो होता है उनकी फेयर हियरिंग होती है। 3 प्रिंसिपल पे होता है, प्रोसीजरल पे जाएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्विक जस्टिस होता है, ईज़ी जस्टिस होता है, इंस्टेंट जस्टिस होता है, इसलिए इसको प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है? आगे याद रखना है। यही जो प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यही इसका जो प्रोविज़न है, ग्राम न्यायालय वगैरह को, लोक अदालत को बहुत पॉपुलर बनाता है, ठीक है? क्योंकि सबको तो लीगल एक्विपमेंट होता नहीं है, लीगल लिटरेसी सबको होता नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए लोगों को वो करते हैं कि आपस में खुद ही एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं कि दोनों पक्ष हैं, मिल गए, कुछ दिन पहले चलता है केस, तो बीच में एनिमिटी रहती है। फिर क्या होता है धीरे-धीरे समय बीतता है, दोनों के बीच का
एनिमिटी दूर होती जाती है, फिर केस आता है लोक अदालत में, फिर वो जो लोक अदालत होते हैं जजमेंट पास कर देते हैं, ठीक है? तो वो फाइनल होता है। और हमें याद रखना है कि जिसका जो कोई अपील वगैरह है, जैसे हमें लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत में जजमेंट जो होता है फाइनल होता है, उसमें किसी और कोर्ट के खिलाफ उनका अपील नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो होता है, ये अपील अगर क्रिमिनल केस है तो हमारा सेशन कोर्ट में, और जो हमारा सिविल केस है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज में हमारा होता है। लेकिन एक टाइम लिमिट है विद इन द 6 मंथ, क्योंकि हमें इंस्टेंट जस्टिस देना है ना, क्विक जस्टिस देना है, ये होता है। तो आपकी लाई करता है, ये मोबाइल होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, है ना? प्रोसीजरल इनके पास प्रोसीजरल कोई बाउंडनेस नहीं होता, और इनके जो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, एक न्याय अधिकारी होते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। इतने सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 15 का क्वेश्चन है, हु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, कौन है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट custodian, ultimate defender, ultimate protector, and ultimate interpreter of the constitution। क्यों? जैसे हमें पता है ना कि कस्टोडियन कैसे होता है, अगर कोई लेजिस्लेचर हो गया या एग्जीक्यूटिव एक्शन हो गया जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो उसको स्टेप डाउन कर सकता है, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से हो गया। फिर हमें पता है कि आर्टिकल 13(3) में क्या दिया, 3 में यही दिया है ना, कोई भी पार्लियामेंट ऐसा लॉ पास करता है जो सिटीजन के राइट्स को एब्रिज करता है, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, यहाँ से मिलता है। फिर अंडर 32 हो गया, फिर ना अंडर 32 में क्या है कि सिटीजन के राइट को डिफेंड करता है, ओरिजिनली जाके सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं। फिर लास्ट हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, ये अल्टीमेट इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अल्टीमेट इंटरप्रेटर में कोई भी एम्बिगुअस प्रोविजन होता है सुप्रीम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है वो फाइनल होता है ना? ठीक है? उसके बाद कोई और अथॉरिटी नहीं भेजती। तो सुप्रीम कोर्ट विद इन द मतलब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है अल्टीमेट फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? याद रखना है। तो कौन हो जाएगा? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? देखिए, बहुत सारे बच्चे इस बार ये जब क्वेश्चन आया था तो उस साल मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हुए थे। उन्होंने इसको प्रेज़िडेंट मार्क किया था, क्योंकि प्रेज़िडेंट जब ओथ लेते हैं तो उनका है कि टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड टू प्रोटेक्ट द एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है। लेकिन अल्टीमेट जो कस्टोडियन होता है इन प्रैक्टिस, है ना? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे पास डी ज्यूरी हेड होते हैं, डी ज्यूरी हेड होते हैं, ठीक है? और इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो होता नहीं है। लेकिन ये अल्टीमेट इन प्रैक्टिस कस्टोडियन कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? जो आर्किटेक्चर है हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है? याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको रिवीजन के लिए दे दिया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिससे पता है अगर मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि डू यू थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट डिफेंडर द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप बोलेंगे यस, तो उसका आर्गुमेंट कैसे देंगे? तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो उसका पावर है, अरे वो प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, और फाइनल इंटरप्रेटर होता है, कोई एम्बिगुअस होता है तो उसके प्रोविजन के लिए फाइनल इंटरप्रेटर होता है, ये याद रखना है। तो ये सब ग्राउंड पे आप आर्गुमेंट अपना फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर अंडर आर्टिकल आर्टिकल 131 पे क्वेश्चन है। क्या है? हमें पता है जो हमारे फेडरल डिस्प्यूट होता है, जैसे क्या दिया है, सेंट्रल और स्टेट का डिस्प्यूट है। सेंट्रल और स्टेट डिस्प्यूट क्या हो, सेंट्रल और स्टेट का डिस्प्यूट हो गए, या दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गए, या एक तरफ सेंटर है बहुत सारे स्टेट आपस में मिलके हैं, तो ये क्या होता है, ये ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव होता है। ओरिजिनल का मतलब हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब किसी और कोर्ट को इस तरह का केसेस में इंटरफेयर करने का राइट्स नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना है। डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एडवाइजरी क्या होता है? देखिए आर्टिकल 143 में दिया है, जो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस, कि सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, कोई मैटर ऑफ पब्लिक कोई लॉ होता है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, उसपे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो ओपिनियन देता है वो अपने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कैपेसिटी में देता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अपीलेट जुरिसडिक्शन हमें पता है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। सिविल केस में भी सिविल केस में भी, क्रिमिनल केसेस में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, तो उसको अपीलेट जुरिसडिक्शन कहा जाता है। ओरिजिनल हमने बताया कि ओरिजिनल मतलब होता है कि डायरेक्टली वहां पर जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे हमें पता है कि फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट होता है सिटीजन का तो डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि वो राइट
हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है? तो ये याद रखना है। ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव शब्द का मतलब समझना है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ़ उसी में, ओरिजिनल का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन और कोर्ट में भी जा सकते हैं, ये याद रखना है। रिट जुरिसडिक्शन हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 32 में, ठीक है? और ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 में। अब 226 का जो रिट जुरिसडिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन से ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट जो होता है, फंडामेंटल राइट के साथ-साथ लीगल राइट को एनफोर्स कराने के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो 226 के अंदर जो रिट है, उसका जुरिसडिक्शन है, वो तो बहुत ब्रॉड होता है। 32 में जो होता है, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, और ये ओरिजिनली होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ओरिजिनली, ठीक है? ये सारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, क्योंकि फेडरल मैटर है, फेडरल मैटर हमेशा इसमें जाता है ओरिजिनल में। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 131, क्योंकि ये ओरिजिनली फेडरल इश्यू को हमारा एड्रेस करता है, ठीक है? ये हमने दे दिया है, आपको ये आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना है। और ओरिजिनल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड दिस फेडरल मैटर, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है? क्योंकि ये ओरिजिनल होता है, ओरिजिनली क्योंकि डायरेक्टली जा सकते हैं, ओरिजिनल भी होता है और एक्सक्लूसिव भी होता है, ठीक है? तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, अभी देखिए हमारे यहाँ क्या था पहले, अभी कुछ दिन पहले तक 34 थे, अभी बढ़ा के लगभग 38 जज कर दिए गए हैं। तो ये कौन, किसने किया? कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, फिर फाइनली कौन होता है? अल्टीमेट क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द पावर, किसमें, कौन सा आर्टिकल दिया? आर्टिकल 124 सब क्लास 1। पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज सुप्रीम कोर्ट जजेज, तो उसमें फिर वही है, सुप्रीम कोर्ट जजेज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट समय में अमेंडमेंट ला के नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में देखेंगे लगभग 5 या 7 से, अभी बढ़ के लगभग 38 हो गए। तो ये याद रखना है। तो कौन है, नंबर किसके पास पावर है? द पार्लियामेंट हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो ये आपने दे दिया है, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। कुछ ना कुछ कुछ आर्टिकल विशेष है सुप्रीम कोर्ट पे, आर्टिकल 124 हो गया, फिर आर्टिकल 29 में ये जो हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, फिर ये हमारा 217 में जो वो हमारा हाई कोर्ट होते हैं, फिर 215 में जो हमारा हाई कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ये सब आर्टिकल 131 हमने देखा था, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है फेडरल सेटअप में। ऐसे 136 देखेंगे, क्या होता है ये? एसएलपी होता है, स्पेशल लीव पिटिशन, है ना? स्पेशल लीव पिटिशन ये होता है। फिर पिछले लेक्चर में आर्टिकल 142 देखा था, क्या था? कंप्लीट जस्टिस में, ठीक है? तो ये सब प्रोविजन आपको याद होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, अगेन क्या है? करेक्ट पूछा है, ठीक है? देखते हैं। विच व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमें पता है ना सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट वही है, अल्टीमेट डिफेंडर, प्रोटेक्टर, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है, डुअल पॉलिटी में इंपावर्ड और इंटीग्रेटेड जुडिशरी होनी ही चाहिए, उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तभी वो एक अनबायस्ड जजमेंट दे पाएंगे, ठीक है? फ्री और फेयर जजमेंट दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें पूछा क्या क्या सही है, तो देखते हैं। While appointed the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. बिल्कुल, has to consult, ठीक है? has to consult, यही है आर्टिकल 124 में ये प्रावधान है, ठीक है? तो हमेशा यह बिल्कुल ठीक है, और यही में पता है ना, इसी क्लॉज से इन्फ्लुएंस होके हमारे पास कोलिजियम का पूरा जो कोलिजियम सिस्टम है वो पूरा आया है। तो सुप्रीम को मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ यही दिया है, while appointing the Supreme Court judges, the President of India shall has to consult the Chief Justice of India and other judicial member as he thinks so। लेकिन कोलिजियन शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था, जो कंसल्टेशन है वो कनकरेंस है कि उनको लेना ही पड़ेगा, उनका वो नहीं है कि वो सिर्फ कंसल्ट करे चाहे करे, उनके प्रेरोगेटिव है या उनका डिस्क्रिशन है, नहीं, वो कनकरेंस है, ठीक है? तो हम देखेंगे जो कोलिजियम का इवैल्यूएशन हुआ था 3 जज केसेस में, आगे हम क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, और अदर फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि उसमें यही था कि कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस है। हाँ, एक बार जो कोलिजियम हो गया, कोई रिकमेंडेशन भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसको एक बार रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर उसमें भेजा तो उनको बाउंड ही करना ही पड़ेगा, है ना? ही या शी शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ कोलिजियम, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रेटर है, हमें पता है ना सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल में ऐसे दिया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इंटरप्रेट किया, तो जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वही सही होता है, ये याद रखना है। तो आंसर पहला वो ठीक हो जाएगा, करेक्ट। देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमें पता है ना सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे रिमूव होते हैं। जो जजेस रिमूव होते हैं उनका दो ही ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर
और इनकैपेसिटी, और सेम मैनर केस में वही हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा में दोनों स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास हो जाती है, तब जाके प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, ये याद रखना। तो सीजीआई इनका रोल नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। क्योंकि वही हो जाएगा ना सीजीआई, फिर वही प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना? जिसे हमें क्या है, सीजीआई और अपॉइंटमेंट तो रोल है इनका, लेकिन रिमूवल में रोल नहीं है। अगर क्योंकि जुडिशरी स्वयं के मेंबर को अगर रिमूव करने लगेगी तो वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना है आपको। ये पार्लियामेंट को दिया गया है और पार्लियामेंट को जो एड्रेस करके प्रेसिडेंट को भेजती है तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत है, देखिए हमारा आंसर निकला गया। एग्जाम में हम आगे पढ़ेंगे नहीं, टाइम बचाएंगे, लेकिन यहाँ एनालाइज करें इसलिए पढ़ेंगे, तो आंसर है ए ऑप्शन। क्या दिया तीसरा? The salary of the judges are charged on the consolidated fund of India, देखिए charge on consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote, बिल्कुल। देखिए दो तरह के जो हमारे सैलरी होते हैं, देखेंगे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, तो उसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है चार्ज ऑन सीएफआई, एक होता है मेड ऑन सीएफआई। तो मेड ऑन और चार्ज ऑन, तो जो चार्ज ऑन सीएफआई होता है उसमें वोट नहीं होता है, ये याद रखना है। जैसे मेड ऑन होता है तो उसमें वोट होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन का हमने देखेंगे, इसमें मेड ऑन होता है, इस पे वोट होता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, स्पीकर जो होते हैं, ये सबका जो होता है चार्ज एंड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, तो तीसरा सही हो जाएगा। चौथा देखिए, ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिसर हो जो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे स्टाफ हो सुप्रीम कोर्ट के, बाय द गवर्नमेंट ओनली, नहीं है, हमें पता है ये प्रेरोगेटिव ऑफ द उसका होता है, सीजीआई का होता है। सीजीआई और या उनके मेंबर के बिहाफ पे कोई मेंबर होता है, जितने भी कोई भी ऑफिसर हो गए, कोई भी स्टाफ होता है जुडिशरी में, वो सारे के सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई जुडिशल मेंबर देखता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव का इसमें रोल नहीं होता है। फिर वही हो गया सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि अगर उनके पास अपने मेंबर, अपने स्टाफ को अपॉइंट करने की पावर नहीं रहेगी, तो कैसे इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएँगे? तो याद रखना है, तो चौथा इसलिए गलत है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लिए, इसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि इसमें सारे बहुत अच्छे-अच्छे फैक्ट आए हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे यही आप मैंने रिवीजन के लिए दे दिया है कि यही है कंसल्टेशन 124 में थ्रू द कंसल्टेशन दी हैज़ मस्ट कंसल्ट, ठीक है? हमारे ये इसी में हमारा कोलिजियम सिस्टम का जो है इवोल्यूशन हो गया है। दूसरा इसलिए गलत था, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय, चीज़ ये होता है प्रेसिडेंट द्वारा होता है जब बोथ हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करते हैं, ठीक है? और ग्राउंड क्या है, फोर्स्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है? तीसरा है सैलरी अलाउंस और पेंशन वगैरह जितने भी सुप्रीम कोर्ट का होते हैं, वो कहते हैं चार्ज ऑन सीएफआई, और इसमें कोई नॉन वोटेबल होता है पार्लियामेंट में, ठीक है? और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, आर्टिकल 46 में दिया है, सीजीआई or a judge officer directed by CJI independently appoint the officer and staff of the Supreme Court without executive interference, ठीक है? तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर में ये आर्टिकल 146 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी स्टाफ होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपॉइंट करता है, ठीक है? उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है, तो ये याद रखना है हमेशा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन 12 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? अगेन करेक्ट मार्क करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, फिर करेक्ट मार्क करना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है। तो 4 स्टेटमेंट है, उसमें करेक्ट मार्क करना है। पढ़ते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अब इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। ओरिजिनल का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब उसमें ओरिजिनल के साथ एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं दिया है, इसका मतलब ओरिजिनल तो है, लेकिन मतलब एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, नॉन एक्सक्लूसिव भी ये हो सकता है, ये याद रखना है। तो देख पढ़ते हैं, ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट है, बिल्कुल जो भी फेडरल नेचर होता है, ओरिजिनल भी होता है और एक्सक्लूसिव भी होता है, अंडर आर्टिकल 31, ठीक है? ये याद रखना है, 131 में है। फिर दूसरा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर ये डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, पिछले लेक्चर हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके जो डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है? इलेक्शन पिटीशन के थ्रू। लेकिन जो एमएलए और एमपी का जो इलेक्शन होता है, एमएलए और एमएलए के एमएलए, एमएलसी, एमपी वगैरह का होता है, ये कहाँ पे जाता है? ये हाई कोर्ट में जाता है, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाता है विथ इलेक्शन पिटीशन, ठीक है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। तो ये ओरिजिनल उनके पास है ही नहीं, ये कहाँ जाता है ओरिजिनली? हाई कोर्ट में। हाँ, हाई कोर्ट से अपील होकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जे अंडर अपीलेट जुरिस्डिक्शन, लेकिन ओरिजिनली नहीं जा सकते, ये याद रखना है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, देखिए हमारा आंसर निकल आया। दूसरा गलत हो गया तो हमारा आंसर निकल आया।
ठीक है? तो इसलिए देखिए एग्ज़ाम में हमें 2 स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह के हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी एनालाइज़ करें इसलिए पढ़ेंगे। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए यूटी में नहीं होता है। यूटी क्या होता है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही टेरिटरी होता है ना, यूनियन टेरिटरी होता है। तो ये फेडरल डिस्प्यूट में नहीं आता। सिर्फ फेडरल डिस्प्यूट में आता है यूनियन और स्टेट का आता है। यूनियन और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मिल के काम करें। यूटी नहीं आता है इसमें, तो तीसरा गलत हो जाएगा, ये याद रखना है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, बिल्कुल ठीक है। तो ये आर्टिकल 31 का ही प्रोविजन देखा था। आर्टिकल 131, जिसको पता होगा कि इसमें किसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड में हो, वन और मोर स्टेट अलग से हो, और दूसरा क्या होता है, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट हो। ठीक है, तो याद रखना, तो यही है। तो इसमें हो जाएगा आंसर 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रिवीजन के लिए दे दिया आपको, इसको ध्यान रखना है। ऐसे कुछ नहीं, बस ये आर्टिकल हमेशा याद रखना, 131 एक, ये फेडरल डिस्प्यूट के लिए याद होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है ना, जैसे अभी कभी भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोविजन है जो यूनिटरी है, कौन सा प्रोविजन है जो फेडरल है। तो हमें पता है इम्पावर्ड और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे पास, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब होती है तभी वो हमारा फेडरल जो नेचर होता है उसको, उसका प्रिंसिपल अपहोल्ड होता है। क्योंकि फेडरल में क्या होता है, सेंट्रल होता है और एक अलग यूनिट होती है, सब्स्टिट्यूट यूनिट होती है जिसको हम लोग स्टेट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों में कोई डिस्प्यूट होगा सेंट्रल में और इन दोनों में डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा? इन दोनों में कोई डिस्प्यूट जाएगा, कोई इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर रहेगा तभी ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ओरिजिनली, कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को निष्पक्ष तरीके से सुन के फिर न्याय देता है। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा। तो ये फेडरल फीचर्स का पॉलिसी है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, अगेन क्या करेक्ट मार्क करना है। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया है। यहाँ तक किया है स्टेटमेंट, हमें पता है ना किसके क्वेश्चन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसी को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143। ये मैं अभी पता है, ये न्यूज में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल है, ये अभी न्यूज में भी चल रहा है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। बिल्कुल, कब करते हैं, इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, कब करते हैं। पहला क्या है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लीगल पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है, अभी क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई प्रेसिडेंट को एडवाइस देना शुरू कर दिया सो मोटो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब प्रेसिडेंट मांगते हैं, इफ ही सीक सच एन एडवाइस, ये दूसरा ठीक होता है। इफ ही या सी सीक सच एडवाइस, जब सुप्रीम को, जब हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एडवाइस मांगते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट देता है, ये याद रखना है। ठीक है, और जब सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं। अंडर वर्ड 145 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 मेंबर होते हैं। तो मिनिमम 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूट होते ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बेंच का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, वही उनको एडवाइस देता है। ठीक है, और एडवाइस तभी देता है जब प्रेसिडेंट मांगते हैं। ही सीक सच एन एडवाइस, वो सो मोटो नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखना। दूसरा ठीक है, ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, नहीं है। ओनली इसमें कोई सिर्फ फंडामेंटल राइट, कोई भी ऐसा मैटर है जो लीगल मैटर है, जो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ना, या जो कोई मैटर, ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उस सब पे कर सकते हैं। तो याद रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम फटाफट ये कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करना है कि 143 में हमने देखा था पहले क्या है, कि एडवाइजरी होता है, इसी को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये होता है कि ये जो होता है कि ओपिनियन सो मोटो नहीं होता, जब प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सीक करते हैं एडवाइस तभी सुप्रीम कोर्ट देता है। तीसरा हमने देखा, इसमें एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिया जाता है, कम से कम 5 जज बेंच मेंबर हो। चौथा हमने फैक्ट देखा कि ये क्या होते हैं कि ये एडवाइजरी होते हैं तो वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दिया, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दिया, प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है, तो ये याद रखना है। चौथा एक स्टेटमेंट है, 2 फैक्ट होते हैं। एक होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, एक होता है कोई लीगल मैटर होता है। तो देखिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव डिसीजन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये कंपल्सन है, कोई डिसीजन देगा ही देगा, लेकिन लीगल मैटर में वो चाहे दे चाहे ना दे। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन दोनों केस में प्रेसिडेंट चाहे उस पे एक्ट करे चाहे ना करे, ठीक है, वो एडवाइजरी इन नेचर है, वो बाइंडिंग नहीं होता है, ये याद रखना है हमेशा। इतने सारे फैक्ट है जिसमें याद रखना है आपको, हमने यहाँ रिवीजन के लिए दे दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन है, 2010 का, करेक्ट पूछना है। ठीक है, अच्छा फिर वही, अच्छा इसमें क्या, वही 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है।
विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत, आ गया क्वेश्चन लोक अदालत पे। लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ये चारों अगर आपने एनालाइज कर लिया ना तो आपको 4 फैक्ट पता हो गए लोक अदालत पे, ठीक है? तो ये याद रखना था। एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या दिया है, कौन सा स्टेटमेंट। तो हमने पढ़ा था लोक अदालत क्या होता है, हमने देखा था कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन होता है ना? कोई हमारे वही आर्टिकल 39 ए को इन्फोर्स करता है, फ्री लीगल एड पूरा होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसके जजमेंट फाइनल फाइनल होते हैं, इसमें क्रिमिनल और सिविल केस दोनों होते हैं, इसमें भी सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मेंबर होते हैं, ठीक है? और ये कोई फिर आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। लोक अदालत हैव द जुरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर एट प्री लिटिगेशन स्टेज, नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। देखिए ये गलत है स्टेटमेंट। जब पढ़ेंगे लोक अदालत का प्रोविजन है तो उसमें देखेंगे दोनों चीजें, या तो कोई उस पे केस चल रहा है, कोई केसेस, तो जो कोई केसेस चल रहा है उसको भी, है ना, कोई कोई पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, और दूसरा कोई कोर्ट कोई केस अभी कहते हैं प्री लिटिगेशन स्टेट, मतलब कि वो अभी कोर्ट में पहुंचा नहीं है, उन दोनों केसेस में इनका जुरिसडिक्शन होता है, ये याद रखना है। तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों प्री लिटिगेशन स्टेट और जो पेंडिंग केसेस है दोनों पे होता है। दूसरा देखते हैं, लोक अदालत कैन डील विथ मैटर विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल नेचर। हमने बताया था ना, जो कंपाउंडेबल नेचर होते हैं क्रिमिनल के, पेटी क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनको बिल्कुल कर सकता है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिसडिक्शन होता है, ठीक है? तो याद रखना, ये भी गलत हो जाएगा। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ इधर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफिसर ओनली, नॉट एनी अदर पर्सन। ये क्यों पूछा है, क्योंकि हमें पता है ना कोई इमिनेंट पर्सन होता है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं, उनको भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ जज नहीं होते, नॉन जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। देखेंगे उसमें कुछ लॉयर भी होते हैं, कुछ वहाँ के लोकल जो इमिनेंट पर्सन है उनको भी रखा जाता है। ये सर्विंग या रिटायर्ड जज क्या होता है, ये प्रेसाइड करते हैं उसको, लेकिन बाकी मेंबर ये भी होते हैं, ठीक है? तो ये भी गलत हो जाएगा। इन चारों में क्या, इसमें क्या है, नन ऑफ दीज स्टेटमेंट गिवन करेक्ट, ठीक है? तो इतने सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, तो ये हमने दे दिया है आपको, ठीक है? कि आपको ये लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसे भी लोक अदालत आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता। जैसे लोक अदालत हो गया, फिर हमने देखा ग्राम न्यायालय देखा, फिर आगे हमने देखेंगे कभी एडीआर का क्वेश्चन आएगा, आगे उसको देखेंगे, ठीक है? और एक ऐसे ऐसे एक ट्रिब्यूनल होता है, ये सबको आपको पता होना चाहिए, ये सब सारे, क्योंकि हमारा यही सबको होता है ना, जुडिशरी की जो बर्डन होता है उसको कम करते हैं, रूल ऑफ लॉ लॉ को अपहोल्ड करते हैं, ये जस्टिस एट द डोर स्टेप होता है, ठीक है? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, इमिकेबल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जैसे हमें कहता है कि जब भी कोर्ट जजमेंट देता है तो उसमें क्या करता है, अगर एक पार्टी लूज करती है, दूसरा पार्टी विन करता है, दोनों में एनिमिटी होती है। ये गांधीयन प्रिंसिपल भी होता है। गांधी जी कहते थे ना कि हमेशा हमें म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकालना है, कि जजमेंट जब आए तो दोनों दोनों पार्टियां खुश हों, ठीक है? स्पेशली स्पेशली हमारा जो सिविल केसेस वगैरह होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली क्या है, तो सोसाइटी में तो दोनों के बीच अगर एनिमिटी रहेगी तो फिर वही ना, फिर एक कोर्ट आएगा, जजमेंट, फिर अपील होगा, फिर दूसरे में अपील होगा, फिर ऐसे इनका अपील पे अपील चलता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसलिए ये सब अगर लोक अदालत हमारा जो हो गया, ग्राम न्यायालय, ईडीआर मैकेनिज्म, ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया, और हमने देखा था जो ओडीआर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो गया, मीडिएशन वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअली जो हमारा एमिकेबल जो सॉल्यूशन है, एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाता है कि दोनों को एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल हो, ठीक है? म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, है ना? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, एमिकेबल डिसोल्यूशन होता है डिस्प्यूट का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन 9 का क्वेश्चन है, क्या दिया, अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है? द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ऐसा है क्या, बताइए? हैं? 76 में अटॉर्नी जनरल है, ठीक है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऑन द एड एज एडवाइजर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है? एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट का, इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो इनमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता था, ये याद रखना है। तो पहला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा पढ़ते हैं, एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द स्टेट लेवल। देखिए फिर आ गया, हमने पता था जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है आर्टिकल 143 में, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, ठीक है? ये एडवाइजरी पावर, यही क्वेश्चन गलत हो गया। और एक और फैक्ट है इसमें, एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर, जो हमारा ओरिजिनल इसका जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 226 में, ठीक है? हाई कोर्ट के पास ये सिविल प्रोसीजर कोड नहीं प्रोवाइड करता, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है पूरा का पूरा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आ जाएगा ना, ना आप दीजिए, कोई भी स्टेटमेंट दोनों सही नहीं है इसका। हमेशा याद रखना, इसमें यही फैक्ट याद रखना है कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है
अंडर आर्टिकल 143 में ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है, याद रखना। और जो एडवोकेट जनरल होते हैं उसमें सारे राइट्स वगैरह सारे उनके वही होते हैं जो मतलब अटॉर्नी जनरल वगैरह का होते हैं, लेकिन मोस्टली वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये ही सी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है, ठीक है। और उनके अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं ऑन द एडेड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 143 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। और देखिए ये भी दिया है इसमें कि ये इस्टेब्लिश बाय, ये क्या है कि द ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आर प्रिडोमिनेटली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। और रेदर देन बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द्वारा नहीं दिया गया था, हमारे यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टेब्लिश है, इसलिए फैक्ट ये भी गलत था। तो बहुत सारे फैक्ट उसमें गलत दिए थे। तो एक स्टेटमेंट होता है ना, उसमें सब मल्टीपल फैक्ट होते हैं, तो सारे फैक्ट को वेरीफाई करके हमें स्टेटमेंट को मार्क करना होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 9 का क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है, क्या दिया है, विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत, फिर से आ गया लोक अदालत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ही 10 साल में कम से कम 2 बार क्वेश्चन आ गए। क्या पूछा है, एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत डीम्ड टू बी ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाई अगेंस्ट देयरफॉर बिफोर एनी कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यही हमने देखा ग्राम न्यायालय और इसमें लोक अदालत में यही देखा कि लोक अदालत में जो डिग्री होता है वो वो फाइनल होता है। ग्राम न्यायालय में लेकिन अपील लाई करता है, लेकिन ये लोक अदालत में फाइनल होता है। इसलिए ये होता है कि बहुत कहा जाता है कि ये जो कोर्ट के बर्डन केसेस में करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, और किसी भी सिविल स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि दोनों सिविल केसेस भी लेते हैं, क्रिमिनल भी लेते हैं। इनका जो डिग्री जो इनका जो जजमेंट आता है उनको डिग्री ऑफ सिविल कोर्स का एक वो दिया जाता है कि वो डिग्री ऑफ सिविल कोर्स है, और वो इसके अगेंस्ट अपील किसी कोर्ट में लाई नहीं करता, वो फाइनल होता है, जजमेंट फाइनल होता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट आर नॉट कवर अंडर द लोक अदालत, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है ना कि जो भी चाहे सिविल हो, ये तो क्या है, मैट्रिमोनियल हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, सारे केसेस इसमें आते हैं। तो देखेंगे ज्यादातर केसेस मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट भी आते हैं लोक अदालत में, ठीक है। तो ये भी है, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ ये हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, फैमिली डिस्प्यूट होता है, वो भी लोक अदालत में आते हैं, ठीक है। तो ये भी, और क्यों, क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट ज्यादा इसमें आते हैं, क्योंकि उसमें भी पता नहीं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन लाना है, एमिकेबल सॉल्यूशन लाना है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना है, ठीक है। जुडिशरी के बर्डन को बर्डन करना है, और जो डिग्री हो वो फाइनल हो, ठीक है, बाइंडिंग हो, फाइनल हो, बाइंडिंग हो, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने दे दिया कि इसमें क्या होता है कि जो सेटलमेंट वगैरह होता है वो थ्रू म्यूचुअल कंसेंसस द्वारा होता है। डिसीजन फाइनल है बाइंडिंग, ठीक है, ये फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। जो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ लोक अदालत बैठी, ठीक है, प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, दो मेंबर हो गए। तो जब दोनों पार्टी आते हैं ना, पार्टी वन पार्टी टू, तो ये आपस में ही पहले इनको कोशिश किया जाता है कि आपस में बातचीत करके कर लें, ठीक है, पहले डिसीजन म्यूचुअली कंसेंसस के द्वारा। फिर जब वापस आते हैं तो ये अपना एक उनको थोड़ा सा राय वाय देते हैं, फिर बोलते हैं कि जब ये जजमेंट करने से पहले, जजमेंट फाइनल देने से, डिक्री देने से पहले इन दोनों से पूछते हैं, डू यू एग्री, उसके बाद ये कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, ये कोशिश करते हैं फाइनली कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन हो, ठीक है, एमिकेबल सॉल्यूशन हो, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनल होता है ना, ये फाइनल वो होता है जजमेंट, इसके ऊपर अगेंस्ट कोई अपील नहीं लाई करता, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके जजमेंट डिलीवर किया जाए, ठीक है, याद रखना है आपको। तो जरा 8 का क्वेश्चन अगेन क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, क्या है, जस्टिस भी, अच्छा ये हमारा साथ इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद भी अगर हम आगे देखेंगे, अभी इस वाले हमें ना, जैसे पहले लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में लगभग 26 से हमने कवर किया है 2017 तक का लगभग। फिर इस वाले में 2017 से लगभग हमने देखा कि 2007 तक क्वेश्चन या 2008 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर अगले जो होता है फाइनल लेक्चर होगा हमारा 2007 से लेके 1996 से लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे उसको कवर करेंगे। तो अगला भी लेक्चर आप जरूर देखना है, ठीक है, याद रखना है। क्या दिया का स्टेटमेंट, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पर्सनालिटी बेस्ड हमने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी जानना है। और जैसे हमें पता है कि जो फेमस फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो स्पीकर है, इस वक्त पे भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि इस पे पूछ चुका है। तो जुडिशरी के भी जो प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं ना, वो जिनके द्वारा हमारा जूरिस प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है, हमारा जस्टिस सिस्टम इवॉल्व हुआ है, उन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर है और जस्टिस भगवती हैं,
जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर हैं और जस्टिस भगवती हैं। ये दोनों बोलते हैं कि ये होते हैं कि प्रोमिनेंट माने जाते हैं कि पीआईएल का एक प्रोजिनेटर माने जाते हैं, ठीक है? ये जनक माने जाते हैं हमारे पीआईएल का। लेकिन ये याद रखना फैक्ट, बी आर कृष्णा अय्यर हमारे रिस्पेक्टेड जज थे, लेकिन सीजीआई नहीं बने थे ये। तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजिनेटर ऑफ द पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये बिल्कुल ठीक है। जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर विथ जस्टिस पी एन भगवती, ठीक है, जस्टिस पी एन भगवती, ये हमारे प्रोजिनेटर माने जाते हैं पीआईएल का, ठीक है। तभी हम पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू ओनली, ठीक है, ट्रू ओनली, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये हमने दे दिया है कि जस्टिस वी आर कृष्ण वाज ए हाईली डिस्टिंग्विश्ड जज थे, लेकिन वो सीजीआई का पद नहीं ग्रहण किए थे, ठीक है, नेवर हेल्ड द पोस्ट ऑफ सीजीआई, ठीक है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्यों बनाता है, कभी-कभी उस साल वो न्यूज़ में रहा होगा, आर्टिकल में पर्सनैलिटी बेस्ड कभी आर्टिकल नहीं आते हैं, देखेंगे कि कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर कोई उनका डेथ हुआ रहता है या कोई 50 ईयर समथिंग होता है, उनका कोई स्पेशल जजमेंट वगैरह होता है, तो उसमें कोई आर्टिकल आता है, तो उस आर्टिकल को ध्यान में रखना है क्योंकि वो उस आर्टिकल से पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी खूब उठाता है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना है। और ये है देखिए फैक्ट, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती यूनिवर्सली क्रेडिटेड एज द पायनियर एंड प्रोजिनेटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पीआईएल क्या होता है, जैसे हमें पता था ना कि जैसे हम कोर्ट में वहीं जा सकते हैं जिसको लीगल इंजरी हुई है, ठीक है, जिसका कोई राइट्स वायलेट हुआ है या राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, लेकिन पीआईएल में क्या हुआ, इसको इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई। लेकिन इसी में पीआईएल में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस का द्वार है वो सबके लिए खोल दिया। मतलब क्या है, कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ मार्जिनल सेक्शन, ठीक है। सपोज दैट कोई ट्राइबल कोई एरिया है, ट्राइबल एरिया को देखेंगे वहां पे कोई 9 ट्राइबल जाके उनके लैंड को इंक्रोच कर रहा है, तो आप लोग भी जाके, हम और आप भी जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकते हैं कि वहां पे इस जगह पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हु आर यू, ठीक है, आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? तो आप कहोगे सर पीआईएल में लोकस स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, इसको वायलेट किया जाए क्योंकि क्या हम क्या है, वी आर द लार्जेस्ट, वी आर द कंसर्न सिटीजन, है ना, क्योंकि हमें पता है ना फ्रेटर्निटी में क्या होता है, हम सभी तो एक तरह इंडियन है, तो हम किसी कोई दूसरा इंडियन एक्सप्लॉइट हो रहा है कहीं तो हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल जो है इसको डाइल्यूट करके ये फ्रेटर्निटी को अपहोल्ड किया गया है ना, ठीक है। और ये हमें पता है कि जो फ्री और क्वालिटी जो हमारा जजमेंट है वो सबका राइट्स होना चाहिए, एक्सेस टू क्वालिटी जज होता है, क्वालिटी जजमेंट हमारा राइट्स होना चाहिए। इसी सब ये जो हमारा फ्री एक्सेस टू लीगल एड होता है, एक्सेस टू लीगल जस्टिस होता है, एक्सेस टू, है ना, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, है ना, क्या कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू जस्टिस इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, एंड ये फंडामेंटल राइट हमें याद रखना है। तो इस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए पीआईएल का जो है इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पीआईएल पे बहुत सारे क्वेश्चन, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईएल, ठीक है। इसके ड्रॉबैक भी है क्योंकि जुडिशरी क्या होता है, वही जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, फिर जुडिशियल ओवररीच हो जाता है, फिर वो क्या होता है, जुडिशरी देखेंगे बहुत सारे केसेस उस पे पेंडिंग हो गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं आजकल पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट ना होके प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है, प्रॉफिट इंटरेस्ट हो गया है, बहुत सारा देखेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन भी स्टार्ट हो गया है पीआईएल से, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड इस पे लागू किए हैं कि पीआईएल कौन दायर कर सकता है, उसका कुछ चेक्स और मैकेनिज्म है, और उस पर फ्रीविलेज पीआईएल अगर कोई दायर करता है तो उस पर कुछ हैवी पेनल्टी भी लगाई जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट। देखिए नॉट यूटी को नॉन इंक्लूडेड है, तो इसमें क्या दिया है, कितने भी हाई कोर्ट ऐसे हमारे कंट्री में है जिसमें क्या है कि वो एक से अधिक जुरिस्डिक्शन रखते हैं स्टेट पे, ठीक है। तो हमें पता है ना, मोटा मोटा अगर ये फैक्ट पढ़ेंगे, ट्रिवियल फैक्ट रहता है, हमें उसमें भी दिया है लक्ष्मीकांत वगैरह में भी, कि जैसे कि पहला जो अपने देखेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट होता है, बॉम्बे जो बॉम्बे प्लस गोवा, इसका एक हाई कोर्ट, ये दोनों का एक हाई कोर्ट होता है। दूसरा होता है जो हमारा हरियाणा और पंजाब है, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा प्लस पंजाब होता है, इनका देखिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये दोनों का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, यहाँ पे भी होता है, इसमें देखेंगे कि जो असम होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, फिर हमारा नागालैंड है, मिजोरम है, इनका भी जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये कितने 3 स्टेट हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्टेट, ठीक है। ये ट्रिवियल फैक्ट है, हमने देखा था कि एकमात्र यूटी जिसके पास हाई कोर्ट है वो कौन है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है। ये इस तरह कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया है आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है।
पहली बार लेक्चर कंक्लूड हुआ, हम फटाफट उस जितने भी पॉइंट हैं उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से पॉइंट को हम स्टोर कर पाएंगे अपने माइंड में और एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें करेक्ट आंसर मार्क करना है ना, इसलिए तो देखते हैं। हमने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट है इज द अल्टीमेट गारंटर, कस्टोडियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। और ये क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं अंडर 129 और में सुप्रीम कोर्ट, और 215 में हमारा हाई कोर्ट, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और जो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट को भी इन्फोर्स करा सकते हैं। और जो हमारा देखा था हमने पिछले लेक्चर में कि आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि यही जो राइट है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। हमारा कोई राइट एब्रिज करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो इसी रूट को रिट को यूज करते हुए, इसी राइट को यूज करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यही राइट टू, इसमें 5 तरह के जो रीट इशू होते हैं आपको मोटा-मोटा पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा होता है। हैबेयस कॉर्पस होता है ना, जिसको इल्लीगल डिटेंशन होता है उसके प्रति प्रोहिबिशन होता है। कोई कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से के बियॉन्ड जा रही है, तो हाई कोर्ट उस पे लगाता है। और यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए। फिर सॉर्सरी होता है, फिर सॉर्सरी में यही होता है। अगर मान लीजिए कोई जजमेंट पास किया तो उस जजमेंट को क्वेश भी कर सकती है हायर कोर्ट और अपर को लो सबऑर्डिनेट कोर्ट के प्रति। ये क्यूरेटिव के साथ प्रिवेंटिव के साथ-साथ क्यूरेटिव भी होता है, ये सिर्फ प्रिवेंटिव होता है। फिर हमने देखा था कि को जो को किस लिए होता है? को इसलिए होता है कि कोई इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस ना हो। तो इसमें देखा कि इसमें भी था लोकस स्टैंडर्ड का जो प्रिंसिपल होता है उसको डाइल्यूट होता है। हम लोग भी जाके, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे है और उस पद के वो योग्यता नहीं रखता है तो उसको भी हम जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये होता है। लास्ट में क्या होता है, मैंडेमस होता है ना, कोई गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है उनका जो फंक्शन होता है, और अगर पब्लिक ड्यूटी अगर नहीं निभा रहे हैं तो हम मैंडेमस इश्यू करके उनको फोर्स कर सकते हैं कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसको इन्फोर्स, तुम इसको ड्यूटी को फुलफिल करो। ठीक है? ये आपका रीट पता होना चाहिए पाँचों-पाँचों। और हमें पता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, कहीं टर्म कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 226 और बेसिक सेक्शन में ये हमारा पार्ट है। और ऐसे भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, ठीक है? लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, सारा का सारा जुडिशियल रिव्यू जो होता है इनबिल्ड होता है। ठीक है? तो हमेशा याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? वही कि जो जुडिशरी होती है, जो हायर कोर्ट होती है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो लेजिस्लेटिव जो एक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन को वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है? वही बेसिक स्टेट डॉक्ट्रिन हमारा कहीं मेंशन नहीं था, हमें पता था केशवानंद भारती केस में इवॉल्व हुआ है, ये जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशियल इवोल्यूशन है। और क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट समय-समय पे जजमेंट अपना देता रहता था। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, रिपब्लिकन नेचर है, ठीक है? ये सब है, रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 32 है, ठीक है? जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस वगैरह है, ये सब क्या है? फेडरलिज्म वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट 368 के अंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है? और हमें पता है कि हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है, फेडरल सेटअप है। तो फेडरल सेटअप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड जुडिशरी होनी चाहिए। तो उसके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? हमने देखा कि अपॉइंटमेंट में सीजीआई वगैरह का जो कंसल्टेशन लिया ही जाता है। फिर देखेंगे कि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। उनको सिर्फ उसी ग्राउंड पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। ठीक है? और उनका जो सैलरी वगैरह होता है, वो चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। इस तरह के कुछ प्रोविज़न होते हैं जो उसकी इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करते हैं, ठीक है? और हमें पता है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, अभी जो वर्तमान में जो करंट में जो जजेस वगैरह के अपॉइंट करने का जो सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम शब्द का कहीं ज़िक्र नहीं है, कहीं आर्टिकल 143 का जो इंटरप्रिटेशन है, इसी पे इवॉल्व हुआ है। सॉरी, आर्टिकल 124 का जो इंटरप्रिटेशन है, इससे इवॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है? कि जो कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? तो कंसल्टेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कनकरेंस है। तो इसमें क्या है, तो जुडिशरी हैज़ द अपर हैंड इन अपॉइंटमेंट, ठीक है? तो हमेशा जुडिशरी हैज़ द अपर हैंड एज़ ए प्राइमेसी इन द अपॉइंटमेंट। इसी को केस को लेके ये एनजेएसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि बोला था उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा है, अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट जुडिशरी का अपर हैंड चाहती थी, और वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? पीआईएल हमने देखा कि जस्टिस बीएन भगवती, जस्टिस बीआर कृष्ण अय्यर ये थे, इसके प्रोजेनिटर माने जाते हैं। इसमें प्रिंसिपल लोकस स्टैंडर्ड को डाइल्यूट किया जाता है, ठीक
ठीक है? और इसने क्या किया, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनके 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 राइट को इंश्योर करने के लिए कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके पिटीशन मूव कर सकता है, ठीक है? ये याद रखना है। और एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर 129 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट, दे बोथ आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो उसमें क्या होता है, इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर होता है, ठीक है? तो वही है, तो अपने याद रखना है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं होता। लेकिन देखेंगे कि जो हाई कोर्ट होता है, जिस हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनके तो हाई कोर्ट इशू करता है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर किसी लोअर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं, तो हाई कोर्ट जो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करता है, याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम ये जुडिशरी के चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। इसमें भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये हमारा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें आप यूपीएससी की पॉलिटी को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा कवर कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज यूपीएससी के सिलेबस को, पॉलिटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से लेकर 2026 का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप यूट्यूब पे जाके एक्सेस कर सकते हैं और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त जिसको भी इस तरह की जरूरत है, इस तरह के लेक्चर की, उसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे अगर मैं अपने फ्यूचर के लेक्चर का प्लान वगैरह इस पीपीटी को शेयर कर दूंगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।